वेलकम विकास जी अगेन एंड दिस टाइम जो इस बार हम बात करने वाले हैं दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस एंड ये ऐसा इशू है जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ ऑनेस्टली। और मुझे नहीं पता कि ये मेरे बच्चों के जवानी तक और उनकी पूरी ज़िंदगी तक चलने वाला है, यानी एटलीस्ट जहाँ तक इंडिया की बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट रेप्स इन इंडिया who are getting part of, yeah, in a sense, let me rephrase that before I even complete it. Normalization of rapes in India. ये न्यूज़ रह ही नहीं गई है। वो न्यूज़ तब बनती है जब कुछ रेयर केस होता है, रेप में मार दिया जाता है या कुछ अजीब तरीके से या कुछ अलग तरीके से रेप किया जाता है, देन इट बिकम्स ए न्यूज़। अदरवाइज रेप होता रहता है, लोग मरते रहते हैं, इट्स फाइन, लाइफ गोज ऑन फॉर पीपल। तो जो ये कोलकाता का इंसिडेंस हुआ है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो लिया है एंड दे आर टेकिंग द कॉन्ग्निजेंस ऑफ इट, और वो उसको खुद से देख रहे हैं। आपसे ऑफलाइन बात हो रही थी तो आपने बताया कि एक एनटीएफ बन रहा है, नेशनल टास्क फोर्स। तो अगर इफ़ वी कीप दैट इन कॉन्टेक्स्ट बट वी कम बैक टू द रेप कल्चर, नहीं बोलूँगा मैं, बट रेप नॉर्मलाइजेशन, आई होप कि मैं कभी ना बोल पाऊँ ये लाइन, बट रेप नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है इंडिया में एंड कोलकाता केस इन कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहला आपने जब ये सुना केस के बारे में तो व्हाट वाज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स इट? देखिए, एक ऐसा इंसिडेंट है कि जो आपको हिला देता है, जो आपको, चाहे आप कैसे भी इंसान हो, मेरा मानना है नॉर्मली आप कांप जाते हैं इस खबर को सुनकर। इस तरीके जो जब जो सेक्सुअल ऑफेंस वो हार्ट यानी कि डेथ के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है आपके पास कहने और समझने के लिए। आप काफ़ी देर तक समझ ही नहीं पाते हैं कि ये किस तरीके की न्यूज़ है, किस तरीके के इसके प्रिपरेटिव हैं, जो लोग कर रहे हैं वो किस तरीके के हैं, किस तरीके का माइंडसेट है, और असीम जी क्या रहा होगा सिनेरियो, किस तरीके का टॉर्चर, किस तरीके का क्रूरटी उस इंसान ने, उस विक्टिम ने बर्दाश्त करी होगी, ये हम लोगों की सोच के परे है। आपने बहुत अच्छी बात से शुरुआत करी कि ये एक तरीके से अब हम ज़्यादा इस पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि जिस दौरान में हम बात करेंगे, मेरा मानना है सैकड़ों तो नहीं पर दसियों इस तरीके के इंसिडेंट हो चुके होंगे जो रिपोर्ट होंगे और रिपोर्ट नहीं होंगे। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं सीन जी जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो लाइमलाइट में आ रहे हैं, जिनके पीछे मीडिया भाग रहा है, मीडिया उसको चला रहा है, दिन रात हम सोशल मीडिया पे देखें। तो पहला तो मेरा इस पर जवाब तो यही रहेगा कि कोई क्षमता नहीं है इस चीज़ को समझने का। मुझे नहीं लगता किसी भी आम दिल वाले आदमी के पास इसको समझने की कोई शक्ति है या इसको झेलने की कोई शक्ति है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर होता है, दूर लोगों से हो रहा है, आपके आपके साथ नहीं हो रहा है, तो आप इसको सुन और समझ भी सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ शॉकिंग किसी की लाइफ में हो सकता है। सो आप जैसे बता रहे थे रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड केसेस, एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसके अनुसार 2021 में, उसके बाद का डेटा आया नहीं है शायद, 2021 में 31,677 रेप जो थे वो रिकॉर्ड हुए थे या रिपोर्ट किए गए थे। मतलब अगर उसको थोड़ा सा मैथ करें तो 86 रेप्स रोज़ का बनता है। मतलब 1 घंटे के 4, ऑलमोस्ट 4 रेप, मतलब 15 मिनट का एक केस रिपोर्ट हो रहा है। और उसी डेटा में एक और डेटा है जो नेशनल सेक्सुअल वायलेंस रिसोर्स सेंटर ने दिया है, NSVRC। उनका कहना है कि इंडिया में 63% रेप्स जो होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, तो ये 37% है मोर और लेस। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो टोटल रेप्स रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड इंडिया में हर 5 मिनट में एक रेप हो रहा है, जो रेप एक्टिविटी हो रही है। मतलब हमने 5-7 मिनट से कॉन्वर्सेशन किया है ना, एक रेप हो चुका है इंडिया में। वो रिपोर्ट होगा या नहीं होगा वो अलग मुद्दा है। 12% केस होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के जो रिपोर्ट होते हैं, 88% होते ही नहीं हैं। इसमें भी 2, 5, 10% का इन्होंने रखा है बफर जहाँ पे फॉल्स रिपोर्टिंग होती है। बट 90% ऑफ द केसेस या 98% ऑफ द केसेस जो रिपोर्ट होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। अब इतने स्केल पे हर 5 मिनट में अगर किसी देश में रेप हो रहा हो, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की वाइफ, किसी की माँ, किसी की दादी माँ। राजस्थान में 63 साल की एक लेडी के साथ गैंग रेप हुआ है सर कल,
सिरोही में, तो किसी की दादी माँ के साथ भी रेप हो सकता है। वुमेन इन इंडिया आर सेफ और नॉट। हम इसमें एक नेशनलिज्म का एंगल डाल सकते हैं कि देश को नहीं कहना चाहिए, बट सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कह रहा है सर। देखिए, इस टॉपिक अपने बहुत ही सीरियस टॉपिक लिया है, हम सीरियस ही बात करेंगे। मैं इसमें एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी पार्टी है, कौन सी जाति और धर्म के लोग हैं और कौन सी उम्र के लोग। उम्र भी इसमें सर देखिए कोई बैरियर नहीं है, ये बड़ा यूनिवर्सल है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टी, सभी क्षेत्र के लोग इस समस्या से ग्रसित हैं और बहुत पीड़ित हैं सारे लोग इस, और डर रहे हैं सर, आप समझिए। तो देखिए, एक तो एंगल है कानूनी एंगल, लॉ के एंगल। बीइंग एन एडवोकेट मैं लॉ पे बात कर सकता हूँ, मैं आपको लॉ के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग जब ये ऐसा हमारी कंसाइंस को शेक करता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं सड़क पे, जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट करते हैं। ये आपका प्रोटेस्ट करता है, हम सभी का राइट है, जो कर रहे हैं वो ठीक है, मैं उनको गलत या सही नहीं बोलता। लेकिन इस समय जब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो जाता है, आपने बहुत अच्छा बोला कि नॉर्मल, एक तो नॉर्मल है, एक वो ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस, और एक है एबनॉर्मल कि वो किसी के साथ कंबाइंड हो गया है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट, या बहुत सारे केसेस में वो पार्टी जो है विक्टिम डाइट, मर जाते हो, नहीं रहते, उनकी जान चली जाती है। तो शायद हम लोग अब थोड़ा सा इतने इनह्यूमन या इमोशनल लेस हो गए हैं, जब इस तरीके का केस होता है तभी हम उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं सोसाइटी में क्या हो रहा है, और कैंडल मार्च है या धरना है, प्रदर्शन है, कोई सड़क रोक रहा है, कोई देश रोक रहा है। लेकिन रूट कॉज क्या है सब, असीम जी, हम समझने की इस पर कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले लॉ तो देखिए स्ट्रॉन्ग है। अगर हम आईपीसी को देखेंगे, निरंतर चेंज होते रहते हैं। 2013 में काफ़ी सारे चेंज हुए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। हम अगर आईपीसी को देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता हो गया, या सीआरपीसी को देखेंगे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, सभी ने ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। तो देखिए, कानून का एक प्रोसेस होता है, मैंने आपसे कई बार कहा, कानून बहुत धीरे धीरे बनता है और बनना भी धीरे धीरे चाहिए। जल्दबाजी या प्रेशर में कानून नहीं बनना चाहिए। तो ये कानून आज के दौर में इन सब ऑफेंसेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो कानून तो सरकार ने दे दिया है, अब कानून को एग्जीक्यूट करने वाले जो कोर्ट्स हैं। देखिए, मेरी ओपिनियन थोड़ी बायस हो सकती है क्योंकि मैं लीगल फेटर्निटी में हूँ, पर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मैटर को बहुत जल्दी से सुना और बहुत डिटेल्स में सुना है, बहुत डिटेल में काफ़ी लोगों को सुना है, सभी पक्षों को सुना गया है, और उसके आधार पे, और उन्होंने 2 दिन बाद, आप समझिए परसों फिर इसकी डेट है, फिर इसको सुना जाएगा। जबकि जो काउंसिल थे वो थोड़ा लंबी डेट मांग रहे थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसको ब्रीफली 2 दिन बाद सुनेंगे, फिर हम इसको मंडे को या ट्यूसडे को दोबारा सुनेंगे। तो वो सीरियस है। तो कानून तो सीरियस है, पर ये ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे होना है, और वहाँ पे देखिए सभी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है रिप्रेजेंटेशन का, तो उस लेवल पे होना है। तो मैं कहूँगा कानून तो स्ट्रांग है, कानून तो अच्छा है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी तरीके से होती है, जो प्रोसिक्यूशन है वो किस तरीके से इस केस को रखता है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उतनी फास्ट काम कर रही हैं। तो अगर हम इस डेटा में भी असीम जी जाएंगे तो वो भी फास्ट ट्रैक उतनी फास्ट नहीं है जिनका नाम फास्ट है, वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मल कोर्ट से तो बेहतर कह सकते हैं, नॉर्मल कोर्ट की तरह ही ऑलमोस्ट हो गई है। इन दोनों में क्या जनरली किन केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को यूज़ किया जाता है, और क्या कोई डेटा है हमारे पास जहाँ पे ये केसेस जल्दी निपटाते हैं? बिल्कुल, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल ऑफेंस, जिस तरह ऑफेंसेस की बात कर रही हैं, सीरियस और हीनियस क्राइम की बात कर रहे हैं, तो 2001 में फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11th फाइनेंस कमीशन था, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करी थी। या ये स्टेट का पावर है कंसल्टेशन में रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना। ओके, लेकिन देखिए, अब हम एक चीज़ को और आयाम को समझते हैं सीएम जी, अगर हम जुडिशरी में वैकेंसी देखेंगे तो वो भी बहुत फिनोमिनल है, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 40%, कहना नहीं चाहिए 50% भी अगर हम डेटा एनालाइज करेंगे असीम जी वैकेंसी होगी। तो अब देखिए, जो जस्टिस देने वाले हैं वो अगर कम है तो जस्टिस तो सफ़र करेगा। ये ऑफेंस बहुत ही हीनियस है, पर ऑफेंस तो कोई भी हीनियस है, किसी के साथ भी होता है, चाहे वो हर्ट है, चाहे
सेक्सुअल ऑफेंस है, चाहे ग्रीवियस हर्ट है, चाहे चोरी है, चाहे किसी भी तरीके का है, तो उसका निस्तारण अगर समय पे नहीं हो रहा है तो फिर जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड हम सारे लोग बोलते हैं। तो फास्ट ट्रैक में एक मैटर को डाल देना, मैं इस मैटर के साथ, हम सभी इस मैटर के साथ खड़े और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। पर असीम जी, मेरा आपसे और अपने आप से भी एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अदर केसेस? जैसे आपने डेटा दिया, बहुत अच्छा डेटा दिया कि ये डेटा ऐसा है कि हर 15 मिनट में और 10 मिनट में और 5 मिनट में इस तरीके के ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो सारे केसेस को क्या फास्ट ट्रैक नहीं करना चाहिए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से इनको डिसाइड नहीं करना चाहिए? एक केस के ऊपर हम सभी की नज़र जा रही है, जैसे आपने कहा ना, हमारी मनोस्थिति को शेक कर दिया है, हमें हिला दिया है, तो हम खड़े हो गए। इस तरीके का ऑफेंस में किसी की डेथ होती है या नहीं होती है, वो उतना रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट तो ये है कि इस तरीके के सारे ऑफेंसेस को, जैसा कि सरकार चाहती है, हम सारे लोग चाहते हैं, जल्दी से ट्राई होना चाहिए। कानून हमारे पास है प्लेस में, एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, कानून में कोई अमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो 10 साल से कम की सज़ा ही नहीं है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है और कैपिटल पनिशमेंट तक है। तो सेक्शंस लॉ प्रॉपर है, मेरा ये मानना है। उनको इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसके लिए सरकार को इच्छा शक्ति करनी पड़ी, जुडिशरी को भी आगे आना पड़ेगा और थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि वैकेंसीज को भरा जाए। तो मेरा लॉ को लेके मानना यासीन जी ये है। ओके, आप कह रहे हैं जैसे कि आपने कहा कि बाकी सारे केसेस की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है। मैं अभी ऐसे कुछ गूगल सर्च कर रहा था, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऑनेस्टली 5 मिनट्स। आई हैड टू चेंज जस्ट द सिटी नेम और द स्टेट। 2 दिन पहले दिल्ली में 11 साल की एक लड़की के साथ रेप हुआ है। मुंबई में पिछले 2 दिन में एक इंसान ने एक टीनेजर डॉटर को 3 साल तक, अपनी ही डॉटर को 3 साल तक रेप किया। एक 9th क्लास का बच्चे ने 3 साल की लड़की को रेप किया। बिहार में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। एक 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है। झारखंड में 25 साल की लड़की के साथ 3 लोगों को गैंग रेप में अरेस्ट किया गया है। तमिलनाडु में 13 लड़कियों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है। राजस्थान, मैंने आपको बताया, 63 साल की महिला के साथ रेप हुआ है। गोवा में 14 साल की बच्ची के साथ हुआ है। मध्य प्रदेश में 70 साल के एक अंकल ने एक टीनेजर लड़की का रेप किया है। मेरे को ना इंडिया का मैप खोलना पड़ा था कि मैं और कहाँ सर्च करूं, क्योंकि मेरे को हर शहर पे रिजल्ट्स मिल रहे थे। अब ये जो केसेस होंगे, नॉर्मल प्रोटोकॉल इन केसेस में जो इंडिया में चलता एटीट्यूड होता है ना कि किस तरह से चल रहा है, वो आज की तारीख में अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है और उसको जस्टिस मिलती है, एग्जैक्टली क्या प्रोटोकॉल, जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई सरकार उसका कॉग्निसेंस ना ले, जो हम 5 मिनट के रेप की या 15 मिनट के रिपोर्टेड रेप की बात कर रहे हैं, उनके साथ आज की तारीख में होता क्या है? कि मैं अपनी बात को वहीं से बढ़ाना चाहूँगा जहाँ से कहते हैं कि 21 जजेस पर 1 मिलियन पीपल, मतलब हर 10 लाख पे 21 जजेस हैं। ये डेटा लोकसभा क्वेश्चन आंसर में दिया गया है हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर वगैरह से। सुप्रीम कोर्ट खुद से कहता है कि कम से कम एवरेज 50 जजेस होने चाहिए पर मिलियन पे, मतलब हर 10 लाख पे 50 होने चाहिए। तो सर देखिए, आप समझिए, मतलब डेटा आप समझिए, 60-70% जजेस कम हैं, 40% जजेस हैं, जबकि होने 100% चाहिए। तो ये जब जजेस कम रहेंगे तो जो न्याय की रफ्तार है असीम जी, वो बहुत धीमी हो जाएगी। तो ये तो है न्याय का पहलू। अभी देखिए, ये मुद्दा बहुत हाई ऊपर है, अभी सभी लोग इस पे अटेंशन पे कर रहे हैं। हम लोग सभी दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं और चाहते भी हैं इस पे जल्दी से जल्द फैसला हो, ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन हो, सारे कार्रवाई पूरी। पर सर मैन पावर का भी तो आप लैक समझिए, सिक्योरिटी का भी लैक समझिए। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी पर्सन पर मिलियन है, पर 10 लाख पे जो रेशियो है वो बहुत बुरा है। हमारे यहाँ पर डॉक्टर पर मिलियन वो बहुत बुरा है। हम विकसित देश नहीं है, हम विकासशील हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, पर ये बेसिक ज़रूरतों पे हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है या सुरक्षा है। और उसमें एक न्याय भी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ में आता है। न्याय भी आपका एक मूलभूत या आपका फंडामेंटल राइट है। तो जब तक ये जो कमी है
मैन पावर की, संसाधन की, अगर हम उसको दूर नहीं करेंगे तो देखिए क्या होगा। एक केस आगे आता है, वो किसी के फाइल ऊपर ही, किसी फाइलों के ऊपर ही रखी जाती है। सिंह जी आप समझिए, फाइलें ऊपर correct. नीचे होती हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि इस केस को ज़्यादा तवज्जो, उस केस को ज़्यादा तवज्जो, जिस परिवार के साथ होता है, जिस इंसान के साथ होता है, उसके लिए उसका केस सर्वोपरि होता है। वो तो चाहता है उसके केस में जल्द से जल्द न्याय मिले। तो ये फाइलों की ऊपर नीचे करने से समस्या शायद कुछ लोगों के लिए या कुछ समय के लिए समाधान हो जाए। मेरा इसमें एक थोड़ा सा बड़ा कैनवास है असीम जी, कि हमें लॉ की, लीगल की हमें कमियां समझने की ज़रूरत है। प्रोसेस की क्या कमियां हैं। देखिए, न्याय नहीं मिला, 10 साल बाद न्याय मिला या 5 साल बाद न्याय मिला, असीम जी वो बहुत ही बेमानी हो जाता है। न्याय किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, आप चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का इशू ले लीजिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का इशू ले लीजिए, चाहे अपने घर के पोजीशन का इशू ले लीजिए। और ये तो न्याय ऐसे हैं जिनको हर आदमी तुरंत न्याय चाहता है, क्योंकि वो पीड़ा जो है, वो पीड़ा, मैं बहुत ही ब्लंट कहूँगा, वो पीड़ा तो न्याय मिलने के बाद भी नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा संतोष विक्टिम को या विक्टिम की फैमिली को होता है कि चलो ऐसा हुआ था तो न्याय मिला। लेकिन क्या पूर्ण न्याय मिल पाता है? कभी नहीं। वो जो दाग है, स्पॉट है, जो मन में कुंठा आ गई है, समाज ने जो दाग और स्पॉट डाल दिया, समाज की बात कर रहा हूँ, वो इंसान तो नॉर्मल होना भी चाहे, पर समाज विक्टिमाइजेशन भी करता है उसको ही गलत, जैसा हम लोग कर रहे थे, उसको भी कहीं ना कहीं बोला जाता है कि आपने तो कुछ किया होगा, तो वो नहीं जाता है। तो कम से कम जो न्याय हमारे हाथ में है वो त्वरित न्याय हो सकता है। तो लीगल पे तो मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों को हमें, मैन पावर को, हमें इन्वेस्टिगेशन को, सिक्योरिटी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, इंसिडेंट हुआ, उसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी थी। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में ही सुन रहा था कि 7,000 लोग आ जाते हैं और वेंडलिज्म कर देते हैं। 7,000 लोग। सर ये कौन है 7,000 लोग? और पुलिस क्या कर रही थी? 7,000 लोग ऐसे ही इकट्ठा हो गए और सील्ड एनवलप में दिया है एक काउंसिल ने कि पुलिस भाग गई फ्रॉम द स्पॉट, पुलिस रन अवे फ्रॉम द स्पॉट। अब आप समझिए, 7,000 लोग आ जाते हैं, तो जो इस पक्ष में विक्टिम के साथ खड़े हैं, इस घटना के विरोध में खड़े हैं, उनका मोरल आप समझिए क्या होता है। 7,000 लोग आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं, जो खड़े हो रहे हैं वो भी और एक फैक्ट और इसमें दिया गया है कि 70-80% जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, 700 में से सिर्फ 80-90 लोग बचे हैं वहाँ पे, बाकी सारे लोग, सारे डॉक्टर्स रन अवे। सर सारे पेरेंट्स ने बुला लिया और भाग गए। तो आप पॉइंट को समझिए कि ये जो हम इस विषय की बात कर रहे हैं, इसका ताना बाना असीम जी सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन या पनिशमेंट से ही नहीं जुड़ा है। इसका एक बहुत बड़ा पिक्चर है। वो कौन लोग हैं जो इकट्ठा हो जा रहे हैं किसी के भी सपोर्ट में? देखिए, आप हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ कर रहे हो, डॉक्टर्स के मन में, जो पेशेंट हैं उनके मन में क्या जा रहा है? फियर। एक तो क्राइम हो रहा है और आप उसको, तो ये सारी चीज़ों में सिक्योरिटी को थोड़ा मुझे लगता है एनहेंस करना चाहिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए जनता के मन में, जो सपोर्ट में खड़े उनके मन में भी कॉन्फिडेंस। आपने जस्टिस की बात की एंड आई कैन एग्री विद दिस, क्योंकि जो जस्टिस या जो जजेस की वैकेंसी का कंसर्न है वो सिर्फ रेप के केसेस को नहीं, वो इंडिया के पूरे लीगल सिस्टम को इम्पैक्ट करता है अक्रॉस द काइंड ऑफ केसेस वी कैन हैव। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं इन केसेस में, जब जैसे आपने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जितने जल्दी मिले उतना बेटर रहता है, जिसके साथ हुआ है रिलेटिवली बेटर रहता है। लेकिन फिर भी नूक्स एंड कॉर्नर से ये आवाज़ आती है कि जनता अपने आप ही फैसला कर देगी। वाई डजेंट द पीपल और द स्टेट हैंग द पर्सन, किल द पर्सन? जिस तरह से मिडिल ईस्ट में होता है, उस तरह के फैसले इंडिया में एग्जाम्पल के तौर पे सेट क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया जाता, आई एम गिविंग ए पॉइंट ऑफ व्यू टू यू, तो शायद इतने केसेस ना होते, विच आई पर्सनली डोंट एग्री विथ, बट दिस इज समथिंग विच डेफिनेटली कम्स आउट एवरी टाइम जब ऐसा कोई केस होता है। नहीं असीम जी, ये तो जनता एक भीड़ ऐसी बात हर इंसिडेंट के बाद शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊँ, एक टर्म होता है रूल ऑफ लॉ, ये भी तो डिफाइन करना ज़रूरी है। जो एक्यूज पकड़ा गया है, हम तो इतना बेहतरीन देश हैं हम लोग, तो हमने तो जो आतंकवादी थे, जो प्रिपरेटर थे, आई थिंक 26/11 की,
उनको भी हमने लीगल सपोर्ट दिया था, पूरा प्रोसेस किया गया था। मैं समझता हूँ एक आम आदमी की नज़र से उसको पोइटिक एकदम से तुरंत से चाहिए होता है डिसीज़न, तुरंत से ऑन स्पॉट चाहिए होता है, पर हम लोग सिविलाइज सोसाइटी हो रहे हैं, हमने ये चीज़ इस तरीके की चीज़ पे हम हज़ारों साल के बाद आए हैं कि अब हम एक तरीके से न्याय करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस होता है। देखिए कानून में एक कहावत है, 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो उस थ्योरी पे भी हम समझेंगे जनता के कह देने से कोई दोषी है या नहीं है। मैं उस भीड़ का हिस्सा तो असीम जी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई निर्दोष है या दोषी है, पर ये कहने वाला भी मैं कोई नहीं हूँ कि कोई दोषी है निर्दोष है। वो कानून अपने तरीके से सबको उसका अपना पक्ष रखने का, अपने पक्ष में एविडेंस देने का, उसको हम फास्ट कर सकते हैं। असीम जी हम समझिए, हम उसको फास्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप जनता के हाथ में, या जैसे जनता मांग रही है, आजकल मैं देखता हूँ हैशटैग चलते हैं, हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग या समाज में भी बहुत सारे लोग हैंग की बात करते हैं, पर उसे भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है रिप्रेजेंटेशन का, अपने पक्ष को रखने का। देखिए हम ये तो मान सकते हैं कि 100 में एक आदमी तो ठीक होगा जिसको गलत फंसाया जाएगा। जैसे आपने कहा, भी एक डेटा दिया, 5-10% तो फर्जी केसेस भी होते हैं, गलत केसेस भी होते हैं, दुश्मनी में भी लिखाए गए होते हैं। तो कानून अपना प्रोसेस कर रहा है, वो प्रोसेस ठीक है, मैं इस पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सर, वो बिल्कुल सरासर गलत है कि जनता के हाथ में हो जाना चाहिए। फिर तो जनता अपनी दुश्मनी भी निकालेगी और भीड़ सही नहीं होती, भीड़ सही होती है, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता। इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और जिस तरीके का ये कल्चर है, इस तरीके के डिस्कशन भी हमें नहीं करने चाहिए। हमें मैन पावर बढ़ाने की बात करनी चाहिए, हमें लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात करनी चाहिए। ये मैं लीगल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। जो जनता कह रही है कि हैंग कर दो विदाउट ट्रायल एंड ऑल दैट, हम लोग सुन रहे हैं सारा कुछ, उस जनता को अपने अंदर भी सुधार करने की जरूरत है जनाब, फिर अपने आसपास। क्योंकि आप देखिए, आप असीम जी दूसरे पॉइंट पे चले जा रहे हैं, वो है सोशल पॉइंट। हमारा एक लीगल पॉइंट है, सोशल पॉइंट पे जब हम आएंगे तो मैं बताऊंगा कि जनता की क्या जिम्मेदारी। सारी जिम्मेदारी सरकार और जुडिशरी की नहीं है असीम जी। ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा मोटिव ये है कि हमें देख के और हमें सुन के कोई ये समझे। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, और ख़ासकर पुरुषों को और मेल को, कि बॉस कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसी गलती को ना करिए। समझिए, ना का मतलब ना होता है, नो मीन्स नो। हम ये मूवी में देख चुके हैं, पिंक में, और बहुत अच्छी मूवी। नो मीन्स नो। इफ समबडी इज सेइंग नो, तो गेट अवे फ्रॉम हर, हट जाइए। ये अदर काजी आप उसके साथ तो बुरा कर ही रहे हैं, आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आपका परिवार, आपकी ज़िंदगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है और सज़ा मिलेगी ज़रूर। हाँ जी, सॉरी, बताइए। इंडिया का 70% पॉपुलेशन गांव में रहता है। वो गांव के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, ऐसी फिल्मों के बारे में उनको पता भी नहीं है। उनकी अपब्रिंगिंग शुरुआत से ही मेल डोमिनेटेड रही है, और लेडीज़ को या लड़कियों को कुछ समझा ही नहीं जाता है। उसके साथ रेप हो भी जाएगा तो पुलिस रिपोर्ट लिखती भी नहीं है। ऐसा नहीं है रिपोर्ट नहीं हुए, कई केसेस हैं सर जो रिपोर्ट लिखी नहीं गई, रिपोर्ट करने की कोशिश की गई थी। जुडिशल एंगल वी अंडरस्टैंड नाउ, पर जो पुलिस का एंगल है, स्पेशली छोटे शहरों में, गांव में, कस्बों में, उसको लेके वहाँ पे भी बहुत सारी फिक्सेशन करने की ज़रूरत है। हाउ डू वी नो कि वो वाला जो एंगल है इंडिया का, वो जो पिलर है इंडिया का, वो सही से काम कर रहा है या नहीं? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसके 2-3 पार्ट हैं। एक पार्ट तो जुडिशरी है, हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पार्ट है पुलिस, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पुलिस को सेंसिटाइज करना, जेंडर सेंसिटाइजेशन, उसको समझाने की कोशिश करना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि देखिए विक्टिम आता है, उसको आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, उसके साथ किस तरीके से उसको कंफर्टेबल करना है, किस तरीके से रिपोर्ट को लिखना है, किस तरीके के को सपोर्ट को करना है। ये एक बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। उनको बहुत ही सिस्टम बनाना चाहिए इस तरीके के ऑफेंस को लेके। और इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है असीम जी, अगर आप महिलाओं की किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी देखेंगे, जॉब की बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत कम है। मेरा मानना है फोर्सेस में, जुडिशरी में महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ताकि जो विक्टिम आ रही है या आ भी रहा है कुछ केसेस में, कंफर्टेबल महसूस करे। सबसे पहले वो अपनी बात को
बता पाए, समझा पाए। क्योंकि देखिए FIR एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर उस समय ही वो जो विक्टिम है वो सही से नहीं बता पाएगी अपनी चीज़ों को, तो देखिए FIR एक बेस है, वही ख़राब हो जाएगा। उसी बेसिस पे पुलिस एविडेंस इकट्ठे करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो पुलिस को एक पार्ट में उसको विक्टिम के साथ खड़ा होना दिखना चाहिए, और दूसरा एक्यूज के साथ खड़ा नहीं होना दिखना चाहिए। ये नहीं दिखना चाहिए कि एक्यूज पावरफुल है, रिसोर्सफुल है, पुलिस उसके साथ खड़ी है। FIR आज डिस्कशन हुआ है, FIR को बहुत जल्दी से जल्दी अगर रिपोर्ट कर रहा है तो विद इन अ मिनट, विद इन आवर उसको रिपोर्ट होना चाहिए। उसको ऐसा कच्चा पक्का नहीं लिखना चाहिए, उसको प्रॉपर लिखना चाहिए। बाद में ये डिसाइड होगा कि वो FIR ठीक है या गलत है, पर इनिशियली रिस्पॉन्स पुलिस का बहुत ही सपोर्टिव होना चाहिए। सिंह जी, मेरा तो इसमें ये मानना है। और दैट्स एन आइडियल वर्ड। करूँगा, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। देखिए, आप कह रहे हैं 30% रिपोर्ट होते हैं, 70% रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो रिपोर्ट ऐसी तो नहीं होते हैं कि पुलिस भगा दे देती है। मैं बहुत सारी चीज़ों में पुलिस के साथ खड़ा होता हूँ, पर मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा इस तरीके के केसेस के, देखिए क्राइम किसी भी तरीके का, रिपोर्ट लिखी जाना तो उसका फंडामेंटल राइट है बॉस, उससे आप कैसे मना कर सकते हो? जब सरपंच का लड़का करेगा ना ये सब, तो किसान की बेटी को कोई नहीं पूछता है। ये तो हिंदी फिल्मों में 1970-80 फिल्मों में दिखाया जाता था, वो आज भी चल रहा है। यहाँ पे अमीरी गरीबी का फैक्टर आ जाता है मोस्ट लाइकली, जहाँ पे व्हेन द पुलिस वाला पूछेगा कि कौन सा लड़का, जब उसको पता लग गया कि कौन है लड़का, वो टरका के भगा देगा। दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, और मेरे को लगता है 20 साल और फिक्स होने वाला है ये ऐसे ही चलेगा अनफॉर्चुनेटली। मैं ये बात देखिए आपकी प्रैक्टिकल सेंस में तो ठीक है, लेकिन ये देखिए ना कि कोई ना कोई तो किसी ना किसी से बड़ा है। जो जिसको भगा रहा है वो भी तो वल्नरेबल है, उसकी फैमिली भी तो वल्नरेबल है। जो भगा रहा है सर, ज़रूरी थोड़ी ना कि उसके साथ कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे तो कंपैरेटिव डिग्री चल रही है ना, कि 20 वाला 10 को दबा रहा है, तो 20 को वाला भी तो 30 वाला भी तो 20 को दबा रहा है। तो सर फिर ऐसे तो फिर नंबर सभी का आएगा, भगाने से क्या होगा? आपको इस प्रॉब्लम को, और स्पेशली अगेंस्ट द वुमन, देखिए 2 ही जेंडर है, मेल एंड फीमेल, जो जिस तरीके से नेचर हमारा चल रहा है, एक जेंडर को आप इतना ज़्यादा ऑपरेस से डिप्राइव कर दोगे, इतना हैरेस, इतना दबा दोगे, इंस्पाइट ऑफ बहुत सारी चीज़ें ठीक भी नहीं होती, तो आप तो पूरी ग्रोथ रोक रहे हो किसी भी कंट्री की। देखिए क्या होता है, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया में आना चाहती है, तो सबसे पहले वो ये चेक करती है कि उस कंट्री के कॉमर्शियल लॉज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी कॉमर्शियल चीज़ में फंसेंगे, तो वो चाहते हैं कॉमर्शियल लॉ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और ये फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट्स को इंटायर द ग्लोब कि अगर हम आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो आपके यहाँ आपके कॉमर्शियल लॉज अच्छे होने चाहिए। तो वैसे ही आप समझिए कि अगर कोई भी समाज 2047 में डेवलप होने की बात कर रहा है, किसानों की इनकम डबल होने की बात है, विकसित शहर की बात है, ये सब जब हम एक पार्ट को, पूरे हमारे सिस्टम को, एक पार्ट को अगर दबा देंगे, एक पार्ट के साथ जस्टिस नहीं होगा, तो फिर हम इंक्लूसिव और कंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो फिर कानून को तो स्ट्रिक्ट बनाना ही पड़ेगा, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखना पड़ेगा, मल्टीपल रिपोर्टिंग के चैनल बनाने पड़ेंगे। मैंने बोला ना, लीगल में कानून है, लेकिन प्रोसीजर में असीम जी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। और रिपोर्टिंग को रोकना, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि रिपोर्टिंग जो हो रहा है उसको तो आप लिखोगे ही लिखो। जैसे ना बैंक्स के केस में ओम्बड्समैन होते हैं कि वो चेक करते हैं कि बैंक सही से काम कर रहे हैं, बैंक की बात पहुंचा रहे हैं, व्हाटएवर, हर जगह होते हैं, हर तरह की इंडस्ट्री में। इधर कुछ इस तरह से है हमारे सिस्टम में दैट अगर पुलिस केस को फाइल नहीं कर रही है, तो क्या कोई और रास्ता है जिससे एक छोटे शहर का कम पढ़ा लिखा परिवार जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ है वो रीच आउट कर सके? नहीं, कॉग्निटिव ऑफेंस में ना लिखने का सवाल ही नहीं है सर, वो और होता तो है ना। नहीं, आपकी बात में उसी बात को होता है, कॉग्निटिव ऑफेंस तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, आपको FIR रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। कॉग्निटिव ऑफेंसेस है, ये सीरियस ऑफेंसेस हैं, तो इसमें तो हम ये कह ही नहीं सकते कि आप देखिए नॉर्मल ऑफेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो अगर संबंधित थाना नहीं लिख रहा है तो आपके पास 156 में CRPC ओल्ड में आपको SP के पास जाने का राइट है। अगर SP नहीं कर रहा है तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने का राइट है।
बट दीज आर सीरियस कम्यूटेबल ऑफेंसेस। इसमें कुछ है ही नहीं कि आपको एसपी के पास जाना है और मजिस्ट्रेट के पास जाना है। तो संबंधित थाने को, और देखिए 0 FIR का ग्राउंड है, और हमारे IP नए BNS में भी है उसका ग्राउंड, कि कोई भी थाना किसी भी अपराध को लिखेगा, इस तरीके के कम्यूटेबल ऑफेंस को लिखेगा, इररेस्पेक्टिव कि वो अपराध उसके क्षेत्र में, मतलब उसका एक एरिया होता है। देखिए हर थाने का, एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, उससे रेलिवेंसी नहीं, आपको लिखना पड़ेगा और फिर उस संबंधित थाने को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो देखिए कानून है, कानून प्लेस में है, पर आपका बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग होने की, स्क्रूटनी होने की, और एक तरीके से जो ऑडिट होता है उन कंपनियों का, तो थाने का ऑडिट, पुलिस स्टेशन का ऑडिट और उस पूरे सर्कल का ऑडिट होना भी अब बहुत ही अनिवार्य होता चला जा रहा है। और उसको किसी सिविल सोसाइटी के कुछ अच्छे लोगों से उस तरीके के ऑडिट को, या जो औचक निरीक्षण बोलते हैं, अचानक से जाके जाना। और आपने कई बार, हम बचपन से खबर पढ़ते थे कि फला कप्तान साहब गरीब बन के चले गए और थाने में रिपोर्ट लिखाई, उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। इस एक्टिविटी को असीम जी बढ़ाना होगा, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्ट ही अगर नहीं लिखी जा रही है तो न्याय की बात तो खत्म ही हो जाती, न्याय तो फिर है ही नहीं। तो इस तरीके के अथॉरिटीज़ को, असीम जी जो हम अखबारों में पढ़ते थे गाए बेगाए, इस तरीके के को बढ़ाना पड़ेगा, मेरा ये मान। तो बेसिकली जिसको लगता है कि उसको लोकल SHO या लोकल पुलिस थाने से नहीं मिल रहा है, तो जैसे विकास जी ने बताया, वो उस हिसाब से हायरार्की को फॉलो करते हुए अपनी बात रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट लिखी जाएगी, नहीं लिख रहे तो उसके ऊपर जैसे कि हायरार्की बताई विकास जी ने, उनको फॉलो किया जा सकता है। ओके, मैं अब सोशल एंगल पे आना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है, और मैं पढ़े लिखे लोगों की बात भी करूँगा और अनपढ़ लोग भी हैं, और रिचनेस के फैक्टर पे अगर देखें, पैरिटी के फैक्टर पे देखें, जिनी इंडेक्स होता है, जिनी इंडेक्स मतलब कि किसी देश में अमीर और गरीब में फ़र्क कितना है, ये सब चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें और उसमें एक फ़ीमेल जेंडर को रखते हैं बीच में, कि किस तरीके से एक लड़की जब पैदा होती है से लेकर जब वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, या माँ बन जाती है, आगे चल के दादी बन जाती है, मतलब फैमिली साइकिल में आगे इवॉल्व हो जाती है, वो कहीं भी जाती है पूरे स्टेट ऑफ द सोसाइटी में, उसको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कि आते हैं, एज ऑफ नाउ आ सकते हैं नहीं बोलेंगे, क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको किस तरह से उसको फेस करने पड़ते हैं, क्या वो अपनी बात रख सकती है, क्या वो मुश्किलें उसकी कभी ख़त्म होती हैं, एंड देन इवेंचुअली कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं वेयर थिंग्स डोंट एंड अप इन द नाइस वे। हाउ डज अ वुमेन और अ गर्ल इवॉल्व इन इंडियन कल्चर? ये आज हम सारे लोग देख रहे हैं, हम सबको लगता है कि ये लीगल मैटर है। मेरा पर्सनली मानना है कि ये लीगल से ज़्यादा, जैसे आपने उठाया, सामाजिक मुद्दा है। तो देखिए, समाज, बड़ा शहर, बड़ी क्लास और बहुत सारा एक ग्रुप क्या दिखा रहा है, रियलिटी एक अलग है। जैसे आपने बोला ना 70% हमारा देश गांव में बसता है, मेरा मानना है 95 और 99% हमारा देश अभी भी नॉर्मल है, वो उस स्टेट में नहीं पहुंचा है जो नॉट प्रोन टू ऑफेंसेस हैं। 99% जनता वही है जो ऑफेंसेस के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो देखिए, लड़की हो जाने से ही आप समझिए वो उसके साथ बहुत ही सामाजिक भेदभाव हजारों सालों से चल रहा है। अच्छा, मैं इसमें एक लीगल पॉइंट इंटरेस्टिंग ऐड करना चाहूँगा। एक होता है, आपने एम्ब्रियो डिटर्मिनेशन देखा होगा, अल्ट्रासाउंड सेट लगा हुआ होता है कि बोर्ड की जांच करवाना कानूनन अपराध है और ये सजा हो सकती है, एक प्रॉपर एक्ट है। आपको पता है बोर्ड की जांच, इस एम्ब्रियो की जांच किस लिए की जाती है? सिर्फ एक जेंडर के लिए, लड़की के लिए, कि लड़की है या नहीं है ये पता कर। तो आप हमारी सोच समझिए ना, ऐसा ग्लोबल बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है। तो अच्छा, ठीक है, मैं अपने लिए या हम और आप अपने लिए तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं कि जब किसी के परिवार में नया सदस्य आता है तो वो खुश होता है, और होना चाहिए। क्या वो लड़की में इतना खुश होता है जितना उसको वो लड़के में खुश होगा या होता है? ये एक बहुत ही सामाजिक क्वेश्चन है। ये पिक्चरों और टीवी और आर्टिकल्स इंग्लिश मैगजीन्स में दिखाने से कुछ नहीं हो जाएगा कि बराबरी है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी और रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो
फोर्टिसाइड होते हैं, गर्ल फोर्टिसाइड होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग करवाते हैं। दैट वाज अ स्टडी बाय रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, तो लड़के की जो चाह है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, और वो चाह कहीं ना कहीं इस लेवल पे भी आ रही है कि उसको सुप्रीमेसी आ रही है। उसको लग रहा है कि वो रूलर है और वो रूल कर रहा है इस देश को, इस समाज को। और सामने जो पार्ट है, जो इस समाज का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। देखिए, ये ग्रेटर और लेसर वाली फिलॉसफी में भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि फेमिनिज्म है या पैट्रियार्चिकल है। दोनों बराबर है। पहले तो आप ये समझिए, ये सीडो फेमिनिज्म है, दिखाना कि कोई बहुत हम फेवर कर रहे हैं, ये फेवर मत दिखाइए किसी को, बराबरी रखिए, दोनों बराबर है। हमारे यहाँ तो जनाब लड़की लड़के से बड़ी होती है। सर, देखता हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज में लड़की को कितना बराबरी का हिस्सा मिलता है, वो मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ। वो कहीं उस डिवीजन में होती नहीं है और वो मांगती भी नहीं है। आपने जैसे कहा रिपोर्ट केस नहीं होते, तो मैं आपको बताता हूँ, वो 70% रिपोर्ट नहीं होते, 99% में तो गर्ल मांगती नहीं है अपनी हिस्सा। वो कहती है मेरे भाई के पास रहने दो, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मांगती नहीं है। तो ये जो दिखाना लड़के और लड़कियां बराबर हो गए हैं सीन जी, ये पहले तो इस फिलॉसफी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम इस मुद्दे का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा बोला कि ये 1-2 साल में कुछ नहीं होने वाला। सर, इससे पहले भी हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली आगे मैं तो प्रेयर करूंगा, आप भी प्रे करेंगे कि नहीं होने चाहिए, पर क्या वास्तविक में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना सर। तो जो हम डिस्पैरिटी बना रहे हैं वो हम अपने घर से बना रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने घर से डिस्पैरिटी को समझना पड़ेगा, बराबर राइट देने पड़ेंगे, बराबर इम्पावर करना पड़ेगा। लड़की को बैठा दिया जाता है, अरे भाई को डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग करना है, उसको कोचिंग सेंटर में जाना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ये सर हम देखते हैं, ऐसा नहीं है। अब अगर कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है तो उसके यहाँ नहीं होता होगा, पर मैं सर इसको प्रैक्टिकली फील करता हूँ। मैं देखता हूँ, ये सारी चीज़ें देखता हूँ कि घर तो बेटे का है, शॉप तो बेटे की है, आपकी शादी पे तो इतना पैसा खर्च कर ही दिया है, आप एजुकेशन, ये हो रहा है मास लेवल पे। लड़की अगर पढ़ाई पूरी कर ले ना, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ एन अकम्पलिशमेंट फॉर द गर्ल कि वो फैमिली के सपोर्ट के साथ, मुझे वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, फैमिली के सपोर्ट के साथ। और काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि लड़का अगर पूरी कर ले अपनी एजुकेशन, तो एक बहुत बड़ी महारत हासिल कर लेता है वो। सपोर्ट तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती ही है ज़्यादातर केसेस में। बट लड़की को इन जनरल लाइफ में जो करना है, अगर मैं गांव के तबके की बात करूं, बड़े शहरों की बात करूं, हर जगह चैलेंजेस फेस होते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब व्हेन माय डॉटर वाज बॉर्न, तो मैंने लड्डू बांटे थे ऑफिस में और रिश्तेदारों को भी बताया था। तो ऑफिस में कुछ लोगों ने, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका कहना था लड़का है ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, एक लड़का और है ना आपका। हाँ, रिश्तेदार कहते थे अच्छा हाँ लड़का तो है ना, हाँ उनको पता था कि मैं पहले से आई हैड अ सन। रिश्तेदार कहते थे अच्छा चलो फैमिली बैलेंस हो गई, कोई बात नहीं। मतलब मुझे सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है कि चलो कोई बात नहीं। और एक अंकल मिले थे, मुझे याद है, ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड। तो उनको मैंने लड्डू जब दिया था तो उन्होंने कहा लड़की हुई है, लड्डू बांट रहा है, क्यों? मतलब ही वॉज शॉक्ड दैट आई वॉज डूइंग समथिंग रियली स्ट्रेंज फॉर हिज वर्ल्ड, जो मेरा वर्ल्ड बिल्कुल अलग है उनके समाज की सोच के साथ। तो बचपन से जब से लड़की पैदा होती है से लेकर जवानी तक जो वो ज़िंदगी कुछ करना चाहती है, बड़े कुछ ऐसे चैलेंजेस देखती है। ये परिवार के ऊपर भी बहुत कुछ होता है कि किस तरीके से वो अपब्रिंगिंग करता है, किस तरीके से क्या बातें वो लड़कों को सिखाता है, क्या वो लड़कियों को सिखाता है। अगर डिफरेंस रखेगा तो लड़का हमेशा अपनी सोच लड़कियों से ऊपर रखेगा इन टर्म्स ऑफ द वे द बॉय लुक्स एट ए गर्ल, एंड वो इवेंचुअली जाके हमारे समाज को फिर से हिट करती हैं, जब वही अमीर बच्चा या एक नॉर्मल परिवार का बच्चा भी किसी लड़की का, किसी बच्ची का या किसी भी उम्र के फीमेल का रेप कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक इनका कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं कि इस तरह के लड़के करते हैं, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हमेशा करेगी, ऐसा भी नहीं है किसी भी तरह के। इट इज़ एवरी काइंड ऑफ बॉय और मैन जो कि पोटेंशली कभी रेप कर सकता है। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, जात पात, रिलीजन, कुछ भी फैक्टर हो, डज नॉट मैटर। तो माई पॉइंट ऑफ कंटेंशन हेयर इज कि एज ए सोसाइटी क्या हम
एम्पैथी भूल गए हैं? क्या हम ह्यूमिलिटी भूल गए हैं? क्या हम इंसानियत से बहुत दूर हो चुके हैं कि हम किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं? और अगर किसी और के साथ हो जाता है तो पहले हम ये सोचते हैं कि यार अच्छा चलो बच गए, हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, हम ध्यान रखेंगे अगली बार। अरे जिनके साथ हो रहा है रेप तो उन्होंने भी ध्यान रखा हुआ था। उस लड़की को थोड़ी पता था देहरादून की कि वो 16 साल की लड़की को जो चंडीगढ़ आ रही थी, कि जो पहले से ये न्यूज़ देख चुकी है लाइफ में बहुत सारी, कि जब वो बस स्टैंड में जाएगी तो उसमें कंडक्टर उसको पकड़ के 4 लोगों को बुला के उसका रेप कर देगा। कोलकाता की डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर को बनने में पूरा परिवार लगता है, मतलब अकेली लड़की नहीं लगती है, सपने बनते हैं, पैसा लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। हम लोगों ने नीट पे वीडियो बनाई थी कि डॉक्टर बनना कितना बड़ा सपना है, कितना और कितना सबसे बड़ा सपना है। ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व। तो उनको भी पता है कि रेप होता है समाज में, पर वो कभी इमेजिन नहीं करते हैं उनके साथ होता है। तो एज ए सोसाइटी क्या हम भूल गए हैं कि यार उसके साथ हो रहा है, पहले मैं अपने बारे में सोचता हूँ। क्या मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि यार उसके साथ क्यों हुआ? देखिए, मैं फर्स्ट आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप अपने घर की बात को यहाँ पे लाए। बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ सब चीज़ों में। आई एम फादर ऑफ 2 daughters. ओके। The day they born, nobody wished me. सबके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि बॉस मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है, इससे तो ज़्यादा बुरा हो ही नहीं सकता है। दिस इज रियलिटी। और देखिए, और आगे का स्टेप आपको बताता हूँ, और इंटरेस्टिंग है। पढ़े लिखे लोगों के साथ रहते हैं हमेशा, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं ना। एक हम लोगों में बहुत है बेलिजर, अनपढ़, गंवार और पढ़ा लिखा, हम लोग बहुत ज़्यादा ये सब करते हैं। जबकि जो सोच है ना, जो अनपढ़ और जो इलिटरेसी है, वो दिमाग में है हमारे। तो सर, कितने लोग मिले होंगे, और ख़ासकर महिलाएं, जिन्होंने ये नहीं पूछा होगा यार अरे फैमिली तो कंप्लीट नहीं है, तो फैमिली कंप्लीट कब कर रहे हैं? मतलब फैमिली कंप्लीट जब होगी जब यू हैव अ बॉय, और वो लड़का जो मेरी सल्तनत को संभालेगा आके, और वो सल्तनत मेरे पास नहीं है। आई नीड अ बॉय हु इज गोइंग टू रूल माई किंगडम, एंड आई एम अ किंगडमलेस किंग। तो आप सोच को समझिए असीम जी, सोच को तो। और ये जो ग्रैंड ब्रदर्स और ये सारे होते हैं ना, तो घर की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट रेजिंग फिंगर ऑन एनीबॉडी। मैं तो देखिए, इंडियन पिक्चर में एक सीन है, कमल हसन साहब कहते हैं कि करप्शन अब मैं तो नहीं मिटा पाऊंगा, आपको अपने घर में वीडियो कैमरा लगा के अपने हर इंसान को देखना है कि वो करप्ट है या नहीं, तो उसको रिपोर्ट करना है। तो सर, मैं तो अपने घर से देखता हूँ, नोबडी वाज हैप्पी। तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। शुरुआत जो बायसनेस या डिस्पैरिटी की या डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कहते हैं, वो वहीं से शुरू हो जाती है। तो रूट कॉज वो थोड़ा लंबा जाएगा, पर रूट कॉज तो वही है जहाँ पे हम एक जेंडर को पावरफुली नहीं मानते, एक जेंडर को एंटाइटल ही नहीं मानते इस राज्य करने, इस शासन को राज करने के लिए। रजिया सुल्ताना का नाम आपने सुना होगा, रूलर थी सल्तनत एरा की। उनको बर्दाश्त नहीं किया बिकॉज शी वॉज वुमन। वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, वो किसी रिलीजन कास्ट की बात नहीं थी, वो जेंडर की बात थी। आज भी आप देखिए, हमारे कोर्ट्स को, हमारे सिस्टम को ये एक्सेप्ट करने में सालों साल लग गए। 2005 में ये अमेंडमेंट आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बाद, कि वुमन इज अ डॉटर इज इक्वली इंटाइटल फॉर एसेट्स ऑफ द फैमिली। अब समझिए, तो आज भी हम लोग वुमन रूलर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये फेमिनिज्म, ये पैट्रियार्चल इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम लोगों की जो सोच बनी पड़ी, और वो अच्छा, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि सारे कास्ट, सारे रिलीजन, अमीर गरीब सब, क्योंकि एक ही बात सिखाई जा रही है, तू राजा है, राजा बेटा, किंग, राजा बेटा, यू आर गोइंग टू रूल। तो राजा को तो सब माफ होता है। लॉज आर नॉट फॉर किंग, किंग एंड गॉड आर अबव द लॉ। ये तो लॉ में तक लिखा, ही तो हर जगह लिखा पड़ा। तो वो सोच है ना, तो वो सोच अब हम लोगों को घर में अपने पास में देखनी पड़ेगी। और सब देखिए, पेरेंट्स कंटिन्यू पता कर रहे थे, बात कर रहे थे, और आपने बहुत सही कहा कि पढ़े लिखे परिवार से होते हैं, कनेक्ट में रहते हैं, सब कुछ होता है। उस बात के बाद भी तो ये क्राइम हो गया। तो सेफ कोई भी नहीं है सर, सेफ कोई भी नहीं है। और ये मानना पड़े, ये एक न्यूज़ की तरह नहीं है। अब हमें अपने जमीर को झकझोरना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा। यही ट्रिब्यूट होगा हमारे 2003 के विक्टिम को, और यही ट्रिब्यूट हमारा होगा 2024 के विक्टिम को। तो हमको
अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ये जो किसी भी मार्च से नहीं, अपने अंदर वो कैंडल जलानी है। और मैं फिर से रिट्रेट करना चाहूँगा कि ये समझना पड़ेगा अपराधियों को, इस तरीके के अपराधियों को समझना पड़ेगा कि बहुत कठोर सजा का प्रावधान है। समाज से बेदखल होने वाले हैं आप एक गलती के लिए, एक गलती जो आपको छोटी सी लग रही है, और वो आपका पूरा करियर, पूरा जिंदगी, सब कुछ खत्म करने वाला है। आप जेल से कभी आउट नहीं हो पाएंगे, जेल से निकल नहीं पाएंगे। तो आप सचेत जाइए, चेत जाइए। ना का मतलब ना होता है। इस तरीके की ऑफेंस की सब समाज तो सोचिए, जानवरों में भी जगह नहीं है। इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा। आई वांट टू, मैं थोड़ा इस पे आप चाहूँगा कि आप इलेबोरेट भी करें। अगेन मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2 साल चाइना में था, शंघाई में। मैं पढ़ाई करने के लिए गया था वाइफ के साथ। तो उससे पहले मैंने जॉब किया था कुछ साल, तो आई वॉज कॉन्शियस, दुनियादारी के बारे में समझ थी मेरे को। तो हमारे यहाँ तो बहुत ओपन कल्चर है, लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है तो अगर 2-4 लड़के खड़े हैं तो वो पूरा चेकआउट करेंगे, पूरा नज़र रखेंगे, कमेंट मारना है कमेंट मारेंगे, छोटे शहरों में जाएंगे सीटी मारेंगे। दे विल टीज व्हाट दे द वे दे वांट। सड़क छाप रोमियो कहते हैं ना जैसे, तो वैसा टाइप कल्चर तो रहा ही है हमारा, आज भी है। चाइना में जो 2 साल रहा हूँ ना मैं, सर एक इंस्टेंस नहीं है। क्योंकि देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी जब चलते हैं ना, तो पति की नज़र हमेशा रहती है कि कोई तंग तो नहीं कर रहा है लड़का, चलते फिरते एक नज़र रहती है ना। तो वो नज़र इंडिया में रहती थी, यही नज़र चाइना में भी रही। इंडिया में तो गर्म जोशी में हो जाता है, बात कहा सुनी हो जाती है। 2 साल मैं रहा हूँ, और मैं शंघाई भी रहा हूँ, बीजिंग भी रहा हूँ, कुछ महीने सिंगापुर भी गया था। एक इंस्टेंस नहीं मिला से मेरे को जब किसी भी लड़के ने मेरी वाइफ को गेज करके देखा हो, मतलब वो ध्यान ही दिया हो। और ऐसा नहीं कि पूरे चाइना में या पूरे जो 2 देशों की बात कर रहा हूँ मैं, कल्चर ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे मेरी क्लासमेट्स भी थी, वहाँ पे बाकी सोशल लेवल पे देखेंगे, वहाँ पे ऐसा कल्चर ही नहीं है कि लड़के खड़े हैं और ये सब हो रहा है। अब ये उनकी अपब्रिंगिंग है, ये उनका जुडिशियल सिस्टम ने उनको दबा के रखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना है, या वॉट एवर बी द रीज़न। बट वहाँ पे वो कल्चर सिंस होता नहीं है, तो इवेंचुअली इतने बड़े काम होते भी नहीं हैं जो कि इंडिया में रेप के तौर पे ख़त्म होते हैं। अब मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इलेबोरेट करें कि जो बॉयज़ हैं या तो मैन ऑफ द सोसाइटी, उनको हम क्या एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से समझाएं कि कल को आप कुछ ऐसी चीज़ ना करें दैट विल आउटकास्ट यू, जैसे कि आपने कहा, फ्रॉम द सोसाइटी। नहीं, देखिए, चेतना या जो समझ है, आपका जो क्वेश्चन है, अगर मैं उसमें बोलूँगा, लॉ का रोल, मेरा व्यक्तिगत मानना है, लॉ का रोल 10-20% है सीन जी, 70-80% वो लॉ तो देखिए कभी से है ही है। लॉ है, सजा मिल रही है, हम देखते हैं फांसी तक मिली है, कैपिटल पनिशमेंट तक मिला है इस तरीके के ऑफेंसेस में, फिर भी क्या ऑफेंसेस रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी रूट कॉज में आना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया चाइना का। तो देखिए, वो अपब्रिंगिंग है, वो समझाया गया है कि क्या गलत है और क्या सही है। ये समझाया जाना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लिमिट क्या है, आपकी हद क्या है, ये समझना बहुत। देखिए, कानून तो अपराध होने के बाद आएगा ना जनाब, कानून अपराध से पहले तो नहीं आ सकता ना। कानून का डर आ सकता है, तो डर आप बनाइए, डर तो है। और मैं कहना चाहूँगा, डर पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सरकार को वाइड स्केल कैंपेन चलाने चाहिए हर जगह, जैसे लिकर और टबैको के हमारे सो कॉल्ड रहनुमा और हीरो और एक्टर्स ये जो हैं करते हैं, इस तरीके के ऐड अपनी जेब से पैसे लगा के करनी चाहिए और लगवानी चाहिए पूरे शहर में होर्डिंग्स। देखिए सर, ट्विटर को ब्लैक कर लेने से, 3 पेज का चिट्ठी लिख देने से कुछ नहीं होगा कि 50 साल से ये हो रहा है, आज भी मैं अपनी बेटी के लिए डर रही हूँ, आज भी अपने बेटे के लिए डर रहा हूँ। इससे कुछ नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे सभी को, जो संपन्न लोग, उनको अपने अपने हिस्से का पाई वर्क करना होगा, बताना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग ऐड करता हूँ, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिबर्टी, काम करने की लिबर्टी है, फिल्में बनती हैं, बोलते हैं अगर इस फिल्म पे बैन लग गया, फलाना फिल्म पे बैन लग गया, तो बोलते हैं ये फिल्म जो है हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी करने का, कलाकार को राइट नहीं मिला, वो समाज को दिखा रहा। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। समाज बहुत जगह ऐसा नहीं है, बहुत जगह फिल्में भी समाज को बना रही हैं। मैंने नहीं देखा एनिमल और कबीर जैसा समाज, हो सकता हो समाज पर। और मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, मैंने आज तक किसी को अब्यूज़ करने, माँ बहन की जो जनरल
एब्यूज चल रही हैं, वो मैंने नहीं देखा किसी को बोलते हुए। उससे ज़्यादा तो मेरा टीवी बोलता रहता है, दिनों एब्यूज करता रहता। तो मेरे बच्चे तो एब्यूज टीवी से सीख रहे हैं सर। टीवी से समाज बन रहा है, समाज से टीवी नहीं बन रहा है। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। वो 3 पन्ने का, 2 पन्ने का, आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, वो आर्टिकल और लेख लिखने से कुछ नहीं होगा। वो आपको फॉलोअर बढ़ गए और वो बात खत्म हो जाएगी। 1 महीने के बाद कोई इस बात पे बात नहीं करना चाहिए। तो ये जो पिक्चरें बन रही हैं, ये समाज को क्या उस तरीके से ले जाना चाह रही हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि समाज को आप तो एजुकेट करने लगे हो, ये चीज़ एजुकेट करने लगे हो। आप देखिए, वो फिल्में आप क्या अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। वो एडल्ट कंटेंट नहीं है सर, असीम जी। एडल्ट वो तो अलग ही दुनिया का कंटेंट है। आप उसको वो दुनिया बनाना चाहते हो। आप उस चीज़ को, जो एक पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ें हैं, उसको आप एक एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हो। तो सभी को जिम्मेदारी मोलिस्टिक देखनी पड़ेगी। अपने क्षेत्र और अपने घर में करप्शन जो होता है ना, हर तरीका माइंड का करप्शन, वो खत्म करना होगा। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, हमारी चेतना जाग जाएगी। कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करेगा। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कन्वीजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट कोई छोटा कोर्ट नहीं होता। उसके बाद बहुत सारे देश के मैटर होते हैं। उन्होंने इस विषय को सुना है, बहुत डिटेल में सुना है, और फिर सुनेंगे। तो समाज को भी अपना काम कर रहा है। ऑल द टाइम गवर्नमेंट खराब है और पॉलिटिशियन खराब है, सिस्टम खराब है, कोई कानून नहीं है। अगर कानून नहीं है तो किताबें पढ़िए, आपको मेल मंगवा लीजिए, अब PDF फाइल आपको भेज देंगे। कानून है, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। वो तोड़ हम ही लोग रहे हैं। तो वो जैसा आपने पूछा ना कि आप चाइना में क्यों कंफर्टेबल या क्यों, देखिए आप कंपेयर करिए। बॉम्बे में लोग रात में घूमते रहते हैं काफ़ी, अदर सिटीज़ में नहीं घूम पाते उतना। तो देखिए, सोच बदल रही है ना, उस तरीके की सोच को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल देता हूँ जनाब, मैं दिल्ली NCR रहता हूँ। ऑटो वाला पहले पूछता है जाना कहाँ है। बॉम्बे में ऑटो वाला नहीं पूछता है जाना कहाँ है, वो जाता है, पहले मीटर डाउन करता है, फिर आप बैठते हो, जाते हो। तो सर सोच को समझिए ना। जो 2013 का केस हुआ था, उसमें एक विक्टिम ने बताया था कि ऑटो वाले ने मना कर दिया था, तब हमें बस लेनी पड़ी। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूज कि बस में गए तो ऐसा हो गया था। कहीं कुछ नहीं होना चाहिए था। पर हम जो अपना पार्ट कर सकते हैं समाज को ठीक करने के लिए, वो हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं हमेशा सिस्टम को गाली दे रहा हूँ हर चीज़ के लिए, तो मुझे अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। बच्चों की अपब्रिंगिंग को बताना पड़ेगा उनको। सर 7 बजे के बाद बॉय जा सकता है, गर्ल नहीं जा पाता। ये सिस्टम तो हमने और आपने ही बनाया ना असीम जी, और किसने बनाया? समाज है कौन? हम ही और आप तो समाज हैं। तो ये चेतना और ये हमारी समझ का, अपब्रिंगिंग का ज़्यादा बड़ा विषय है रादर देन कानून का। कानून काम करेगा और आप देखेंगे आने वाले समय में कि कानून ने इस पर अच्छे से काम किया। आप देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, कानून का तो पालन होगा। आई कैन अश्योर यू, कानून का पालन होगा, पर हमें अपना हिस्सा करना पड़ेगा सर। मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है, एंड आई वांट टू गो बैक टू द फीमेल या द गर्ल्स ऑन दिस, कि जब भी कोई ऐसा चीज़ होता है, देखो अब रेप्स इतने बढ़ गए हैं ना कि कोई चीज़ सामने नहीं आती है तो ज़्यादातर रेप्स के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है, मेल फीमेल इंक्लूडेड, नॉर्मल बात हो गई है। लेकिन जब ऐसे कोलकाता वाले या अभी ये देहरादून वाले ऐसे केसेस जब सामने आते हैं, या अभी एक दलित, ये भी बड़ा है कि मीडिया बड़ा दलित कर रही है, इट्स ए गर्ल, बिहार में एक लड़की का गैंग रेप हुआ, तब जाके लोगों की नज़र में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, कॉन्वर्जेसन शुरू होती है। लेकिन एक लड़की जब ये सब सुनती है जो उसी एज ग्रुप की है, मेरे को लगता है इनफैक्ट ये भी नहीं है, किसी भी एज ग्रुप की है, उसके जहन में क्या जाता होगा और वो उससे रिकवर कैसे करती होगी? हाउ डज शी कम बैक फ्रॉम दिस, और कैन शी कम बैक फ्रॉम दिस? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किसी के जीवन का एक ऐसा स्पॉट होता है, ऐसी चीज़ होता है, ऐसा इंसिडेंट होता है कि उससे रिकवर करना बहुत ही कठिन होता है। तो हमें इस तरीके का सिस्टम भी बनाने की ज़रूरत है, सीन जी, जो काउंसलिंग करे, अच्छे से सपोर्ट करें, अच्छे से डिस्कस करें, कंफर्ट करें। ये इसका एक आयाम ये भी है कि हमें इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है।
जिसमें सपोर्ट किया जाए। मुझे लगता है कि बहुत ही आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। पर देखिए सर, घाव तो है, दाग तो रह जाता है, उसका स्कार तो रह जाता है, लेकिन जो लड़कियां नॉर्मल समाज में फीमेल्स हैं, जब ये सब न्यूज़ सुनती हैं, देखती हैं ये सब हो रहा है और किस ब्रूटैलिटी के साथ हो रहा है, उन लड़कियों के साथ जो देख रही हैं यार, वो भी एक लड़की थी जिसके साथ हुआ, वो भी कभी देख रही थी, लेकिन अब वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रही है। जो नॉर्मल समाज है, उन लड़कियों पे क्या इम्प्रेशन जाता होगा, किस तरह से वो एक दिल का उनका हिस्सा बनता जाता होगा कि यार ये कभी मेरे साथ हो गया तो। ये डर है ना, एक हवा बन जाता है। अब शायद कोई लड़की रात को 4-5 बजे की बस नहीं पकड़ेगी, मतलब उसका मन नहीं करेगा पकड़ने को, बस उसको डर लगेगा। ये समझ, मतलब फ्रॉम टू व्हाट वी आर गोइंग, हम जा कहाँ रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है सीन जी, और मैं इसके बारे में आपको ये अपना विचार ये देना चाहूँगा। ये देखिए, एक लड़की के साथ हो रहा है तो जो बाकी की फीमेल हैं बेहतर समझ पाएंगी और बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगी। पर जहाँ तक जिस तरीके की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे जिस तरीके की हम एक समाज में लोगों से बात करते हैं, हम लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका होता है, पर उन लोगों की कोर्स ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसा आपने कहा कि अब तो बस से ट्रैवल नहीं करना है, अब तो ऑटो से ही ट्रैवल नहीं करना है, अब तो वहाँ पे नहीं जाना है, अब तो ये नहीं करना है। देखिए, ये पूरी आपकी ग्रोथ ऑफेंस होता है 0.001% के अगेंस्ट, लेकिन जो 50% पॉपुलेशन है, मैं 50% एक जनरल टर्म लेता हूँ, वो अपनी पूरी सोच को चेंज करने पे मजबूर हो जाती है कि बॉस रात में तो बस नहीं लेनी है। ऐसा हो चुका था। अब देखिए, आपका काम सफ़र कर रहा है, आप बस नहीं लेते हैं तो ऑटो या कैब लेते हैं। जहाँ आप 10 रुपये का ट्रैवल कर सकते थे, आप 200 रुपये का ट्रैवल कर रहे हैं। असीम जी, ये आपको लगेगा क्या बात मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा सिस्टम, आपका पूरा फाइनेंस चेंज हो जाता है। अच्छा, किसी ने बोला कि ये तो नाइट शिफ्ट है, 3 to 10 है या 6 to समथिंग है, रात के 12-2 बजे, नहीं, आई कैन नॉट डू दैट जॉब। तो आप देखिए, पूरे घर की ग्रोथ, अपने सारा कुछ सिस्टम हो जाता है। ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक समाज के खिलाफ, तभी तो इन ऑफेंसेस को ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट माना जाता है। मतलब ये पूरे एक सिस्टम के साथ ऑफेंस है। आप एक पूरे जेंडर को, सीम जी आप समझिए, उसको आप डरा दे रहे हैं, तो वो ऑफेंस किसी विक्टिम के साथ नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली पूरी एक सोसाइटी एट ए लार्ज के साथ एक ऑफेंस हो गया। अब लोग क्या सोचेंगे, आप समझिए कि रात नाइट ड्यूटी में गर्ल को काम नहीं करना है। अब इमेजिन करिए, क्या रात में किसी लेडीज़ को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी वुमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हेल्थ इशू या कुछ नहीं होगा, तो कैसे अपना चेकअप करवाएगी, कैसा ट्रीटमेंट होगा? क्योंकि Exactly. पूरी कम्युनिटी को ही डरा दिया है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि डॉक्टरों को हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है उनकी आवाज़ सुनी जाने के लिए? सर, ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं रेगुलरली, ऑफनली, इस तरीके से। सर, बाकी हम सारे लोग सफ़र कर रहे हैं सर, ये हम लोगों की गलती कैसे? तो इन सब तरीक़ों पे भी विचार करने की ज़रूरत है कि डॉक्टरों को अपनी आवाज़ क्यों उठानी पड़ी, इतना तेज क्यों चिल्लाना पड़ा, सरकार इतनी बहरी क्यों है, और उनकी सजा बाकी सब पूरी जनता को कैसे मिले? सर, वैसे ही एक लाखों पे एक डॉक्टर है, वो भी हड़ताल पे चला जाता है। एग्जैक्टली। तो आप देखिए ना, पूरा सिस्टम, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, ये पूरे सिस्टम, समाज की चेतना जागने की ज़रूरत है, जो कि मैं बड़ा मुश्किल समझता हूँ। चेतना कैसे जागेगी? क्योंकि कोविड में भी हमारी चेतना नहीं जागी। हम कोविड में भी फर्जी मास्क और फर्जी जो गाउन होते हैं और सब कुछ बेच रहे थे, खरीद रहे थे लोग। तो इस पे चेतना कम से कम जाग जाए, क्योंकि देखिए सारे डॉक्टर हड़ताल पे गए हुए वसीम जी। मैं इस बात से अपना पॉइंट को ख़त्म करना चाहता हूँ कि सारे डॉक्टर की हड़ताल पे जाने से क्या मसला हल होगा? शायद उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, जो कि अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि सरकार इतनी बहरी क्यों हो जाती है कि डॉक्टरों को हड़ताल पे जाना पड़ता है। दिस इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। ये सर उतनी बड़ी चीज़ है डॉक्टरों का हड़ताल पे जाना जितना बड़ा क्राइम है सर। हड़ताल पे सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे तो आप समझिए कितने लोग अपनी जान से हाथ धोएंगे। आप अंदाजे लगाइए, उसका कोई फिगर किसी के पास नहीं होगा सिंह जी। करेक्ट। तो सरकार को इतना बहरा होने की ज़रूरत क्या है? और सर 7,000 लोग घुस जाते हैं, पूरे हॉस्पिटल को तोड़ देते हैं,
मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से सर कोई मतलब नहीं है, बट ये क्या है, आप उसके बाद भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं डॉक्टरों की। ये तो आपका अधिकार क्षेत्र है, ये तो सुरक्षा आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। CISF सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने CISF लगा दी है, ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है सरकार की तरफ से, आप समझिए। CISF लगानी पड़ रही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इट्स एज गुड एज के देश अपने आप से राम भरोसे चल रहा है। इट्स एज गुड एज दैट। चल रहा है, सही कह रहे हैं आप, ये मानना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि सड़क में गड्ढा है, तब तक हम गड्ढों को भरेंगे नहीं। तो पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि सड़क में गड्ढा है, तभी हम बात करेंगे भरने की। अब तो मानते सड़क में गड्ढा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ, छुपा दो, कपड़ा रख दो उसके ऊपर। कपड़ा रख दो, सब कुछ बढ़िया है। बट दिस वॉज अ वेरी डीप कॉन्वर्जेशन विकास जी, एंड आई होप कि इस डिस्कशन को हर वो लड़का देखे जो कि इस तरह की कॉन्वर्जेशन से इम्पैक्ट होना चाहिए, जिसके जहन में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, थॉट्स आती हैं, ऐसी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं शायद, या कुछ भी एंगल लगा लो, इसका मतलब वही है, वो समझ जाएगा जिससे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून नहीं छोड़ेगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी, आपको समझना पड़ेगा। ये आप भी बहुत ब्लंट बोल रहे हो, मैं तो ब्लंट बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। कानून नहीं छोड़ेगा आपको, आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा उसके साथ, आप समझिए, आपका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। योर करियर इज गॉन, योर फैमिली इज गॉन, योर सोशल लाइफ इज गॉन, योर एवरीथिंग इज रुइंड बिकॉज तुम्हें कुछ जहन में आया और तुमने वो कर दिया, पता नहीं क्या सोच के। एंड सिमिलरली आई होप कि एवरी फीमेल वॉचेज दिस सो दैट दे आर एबल टू कनेक्ट जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी देख रहा है, स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपनी थॉट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि हम और क्या कवर कर सकते थे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे। इन महिलाओं को भी समझना पड़ेगा हसीम जी, महिलाओं को भी समझना पड़ेगा कि बेटी भी बराबर है, बेटी के आने से भी उतनी खुशी होनी चाहिए जितनी बेटे के आने से खुशी हो रही है। वो डिस्पैरिटी, ये इशू सॉल्व हो गया ना, ये इशू सॉल्व हो जाए ना, शायद 80% ये पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, शायद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। असीम जी, कोई माने या ना माने, इशू तो यही है यार, इशू तो यही है। और पढ़े लिखे लोगों के यहाँ भी इशू है, और सो कॉल्ड, और मेरे यहाँ एक प्लम्बर काम करने आया था, उसके 4 लड़कियां थी, वो नाच रहा था, वो बहुत खुश था। और हम देखते हैं हमारे यहाँ ग्रेट मैन, मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें अपनी सल्तनत के लिए बारिश चाहिए। वो शाम का तो पता नहीं क्या होता है, सैलरी कितनी जल्दी जाती है, नौकरी से कितनी जल्दी निकाला जाता है, पर बेटा चाहिए है वो। सर, हमारे रिलीजियस ग्रंथों में भी बेटे की मानता के बारे में बहुत कुछ होता है, एनी वॉज लोग किसी और दिन। बट ये रूट कॉज तो ये भी है सर कि जो सुप्रीमेसी ऑफ मेल जेंडर है हमारी सोसाइटी में, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच विकास जी, इतना ओपन माइंडेडली एंड ओपन हार्टेडली आपने अपने व्यू पॉइंट्स टेक्निकल, लीगल, सोशल लेवल पे शेयर किए, एंड आई होप कि काफ़ी लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।